हाँ जी। तो क्या हाल चाल। तो आज करने वाले हैं हम डीएससी की यूनिट 1। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें बेसिकली पूरी यूनिट कवर करेंगे और साथ साथ बताते चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज डीएसए। डीएसए स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और स्टोर करने का, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब डेटा को स्टोर कर रहे हैं, है ना, और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे मिनिमम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये चीज़ कैसे करी जा सके, है ना, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डेटा को स्टोर और मैनेज कैसे करा जा सके। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सेट ऑफ रूल है और प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दो तरह की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है जो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ कोड, है ना, और अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कोड टू एग्जीक्यूट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही कि वो कितना स्पेस ले रहा है वाइल एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये किसका पूरा स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या क्या होते हैं? जो डेटा स्ट्रक्चर जिनसे हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकें, है ना, फॉर एग्जांपल इंट, कैर, स्ट्रिंग। और जो नॉन प्रिमिटिव हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं दो पार्ट में, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर भी आगे डिवाइडेड है। ठीक है, कैसे? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक हो गई एरे, डायनेमिक हो गए आपकी तीन, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए? ट्री और ग्राफ। इसके बारे में बस इतना ही था, ये ओवरव्यू सा है। तो फिर अगला टॉपिक आता है व्हाट इज रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, बेसिकली कौन से होते हैं रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? ये वो होते हैं जो अपने जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट करें। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। आर दोज स्ट्रक्चर दैट हैव वन और मोर पॉइंटर विच पॉइंट टू द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एज देयर मेंबर। एक दूसरी डेफिनेशन इसकी और है जो शायद थोड़ी आसान है कि व्हेन अ स्ट्रक्चर which referring an structure of same type is known as referential structure। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि these are used in linked list and tree। ठीक है, और ये इसका छोटा सा कोड है, मतलब कोड स्निपेट है छोटा सा। इसमें क्या हो रहा है कि एक नोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड, ये उसका पैटर्न है। ठीक है, सिंटेक्स मान लो, स्ट्रक्ट नोड, और फिर उसे डिक्लेयर करने की इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी नोड है वो दूसरी नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, और ये इसका एक डायग्राम है। ये एक नोड होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक उसका जो पॉइंटर पार्ट होता है। तो जो इसका पॉइंटर पार्ट है वो स्टोर करता है एड्रेस की वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है। तो इसमें नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रही है जो कि ये है। ठीक है, छोटा सा है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या एक दो मार्क्स में आ सकता है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है सिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो बेसिकली जो सिम्प्टोटिक नोटेशन है, इस पे क्वेश्चन ऐसा जो बन सकता है कि वो पूछ सकता है कि सिम्प्टोटिक नोटेशन कौन कौन सी होती हैं, या वो आगे चल के जो अभी क्वेश्चंस आएंगे कोड वगैरह के, उसमें उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकता है और बोल सकता है कि इसे निकाल के दिखाओ, है ना। तो उसमें सिम्प्टोटिक नोटेशन काम आती है। इसका एक मैं आपको अच्छा सा वो दिखाता हूँ, अच्छे नोट्स दिखाता हूँ। ये बेसिकली सिम्प्टोटिक नोटेशन 4th सेमेस्टर में भी आपके काम आएगी और आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट नोट्स चाहिए तो डू कमेंट डाउन। ठीक है, तो जो आपकी देखो, पहले समझो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके उसके 3 केस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस क्या कि वो मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस ले, वर्स्ट केस ये कि वो मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम स्पेस ले, एवरेज टाइम की वो एवरेज टाइम ले रही है और एवरेज स्पेस ले रही है। ठीक है, एवरेज केस ये हो गया आपका। फिर आपका आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखते हैं। इट इज़ बेसिकली एन मैथमेटिकल टूल टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये कितनी तरह की होती हैं? ये 5 तरह की होती हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा, ईटा, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। ठीक है, ये इनके सिंबल हैं। समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो जो बिग ओ नोटेशन होती हैं इसे हम बोल सकते हैं अपर बाउंड, और ये डिफाइन करती हैं द वर्स्ट केस। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है, मतलब जितना मैंने लिख रखा है ना बस वही लिखना है। इसमें समझने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैंने बना रखा है बस उसे समझो। ठीक है, ये आपने 2 लाइन लिख दी क्या होती हैं, इसके बारे में आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी थी कि क्या डेफिनेशन है इसकी और कितने टाइप की होती हैं, उससे पहले केस बता दिए थे। ठीक है, फिर आपने लिखा बिग ओ की कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? जब फंक्शन आपका बिग ओ ऑफ जी एन के इक्वल है और जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट जी एन होना चाहिए। मतलब जब फंक्शन बिग ओ ऑफ जी एन के इक्वल है, बस ये कंडीशन याद रखनी है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट जी एन होना चाहिए। ठीक है, फॉर सम सी ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन एन नॉट। यहाँ पे सी क्या है? सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है
और इसमें क्या कैसे हो रहा है ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली ऊपर ऊपर से इतना ही समझो, ठीक है। जितना काम का ये इसका डायग्राम है कि सी डॉट जी एन ज़्यादा है और जो ये फंक्शन है उससे कम है, और किस पॉइंट पे, एन नॉट पे, ठीक है। फिर आता है हमारा बिग ओमेगा, इसे हम बोल सकते हैं लोअर बाउंड और द बेस्ट केस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फंक्शन है वो इक्वल है रो और जी एन के, तो जो फंक्शन है वो ग्रेटर होना चाहिए सी डॉट जी एन के, ठीक है। यहाँ पे तो लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए, और ये इसका एक डायग्राम है, ठीक है। थीटा नोटेशन क्या कहता है, डिफाइन द एवरेज केस, मतलब ये हमारा बेसिकली एवरेज केस बताता है कि जो आपका फंक्शन है वो C1 डॉट जी एन से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन C2 डॉट जी एन से छोटा होना चाहिए, कब, जब फंक्शन थीटा जी एन की इक्वल हो, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, इसमें और समझने जैसा कुछ खास है नहीं क्योंकि, और देखो इसे ऐसे याद कर सकते हो, अपर बाउंड मतलब वर्स्ट केस, ज़्यादा से ज़्यादा, अपर बाउंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही ख़राब हो सकता है, और इसे ऐसे कर सकते हो लोअर बाउंड मतलब कम से कम कितना ख़राब, और ये तो एवरेज केस है ही। फिर आपका आता है स्मॉल ओ कुछ नहीं, जो सेम कंडीशन थी और जो डायग्राम था वो सेम है, बस इसकी एक वैल्यू चेंज हो जाती है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे एफ एन अपॉन जी एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बस ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि फर्दरली जब डायमेज के लिए क्वेश्चंस भी हैं, आपके डीएसए में क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन डायमेज के लिए क्वेश्चंस है, तो बस वहाँ पे वैल्यू याद रखने की थी, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू c ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल n नॉट ग्रेटर देन 0, ये तो सेम कंडीशन यहाँ पे ही है। इसमें क्या आता है, यहाँ पे था फॉर सम c ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन n नॉट, यहाँ पे क्या है फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0, बस ये दो का डिफरेंस है स्मॉल और बिग में, यहाँ पे फॉर सम के लिए होता है और यहाँ पे फॉर ऑल के लिए। ऐसे ही स्मॉल ओमेगा में भी है, जो इसका डायग्राम था वो डायग्राम सेम इसकी तरह बनेगा, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या है कि सेम फॉर्मूला है, और ये हो जाता है कि जो है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ एन अपॉन जी एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो स्मॉल ओ है उसमें ये वैल्यू 0 होती है, और जो स्मॉल ओमेगा है उसमें वैल्यू इनफाइनाइट होती है। हाँ, फॉर्मूले में एक चीज़ का और डिफरेंस है, देखो जैसे बिग ओ था तो बिग ओ में फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट जी एन होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे लेस देन सी डॉट जी एन है, और ऐसे ही इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी डॉट जी एन थी, इसमें खाली ग्रेटर देन है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं बट क्वेश्चन डीएसए में नहीं आएंगे तो बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना, इसमें आगे आपका आता है एरे में आपसे पूछ लेगा कि एक मल्टीप्लिकेशन का वो दे दो, राइट अप कोड फॉर दी एरे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एरे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसे करना कैसे है और इसमें हो क्या रहा है। इसमें क्या है समझते हैं कि इसमें करेंगे क्या, आपको पता है कि एरे की मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो हम स्टेप वाइज समझेंगे कि होता क्या है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रो और कॉलम है हमारी, जो दो मैट्रिक्स होंगे उनके रो और कॉलम मांगेंगे, उनका साइज़ क्या है, हमारे केस में हम 3 × 3 लेंगे, ठीक है। फिर हम मांगेंगे कि उसके एलिमेंट बताओ मैट्रिक्स ए के, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हमने इनपुट ले लिए यूज़र से, फिर यूज़र से हम मैट्रिक्स बी का साइज़ पूछेंगे और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट मांगेंगे, ठीक है। फिर उसका सॉल्व करेंगे, उसे मतलब कोड लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, और फिर उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है। इसमें हमने बेसिकली लिखा है हैश इंक्लूड stdio इंट मेन, आपने मैट्रिक्स का साइज़ बताया कि ए मैट्रिक्स है जिसका साइज़ हम मैक्सिमम रखेंगे, बी का साइज़ मैक्सिमम रखेंगे, प्रोडक्ट का साइज़ मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है। फिर आपने डिक्लेयर किए ए की रो ए का कॉलम, बी की रो बी का कॉलम, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किए आई जे के, वो भी इंट है, और सम की वैल्यू इनिशियली 0 है, वो भी इंट में है, ठीक है। हमारा पहला पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, जैसे मैंने बताया था कि ए का साइज़, ठीक है, बताएंगे कि ए का साइज़ क्या है और उसके एलिमेंट को यूज़र से लेंगे कि उसके एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंट एंटर द रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए, हमने उसकी वैल्यू को रीड करा कि उसका साइज़ क्या है, यूज़र ने उसका साइज़ 2×2 दिया है, 3×3 दिया है, या जो भी साइज़ दिया है। फिर हमने लिखा कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट बताओ, और लूप लगा के वो एलिमेंट ले लिए कि पहला लूप लगाया हमने रो के लिए जो रो चलेंगी, और दूसरा लूप लगाया उसके कॉलम के लिए, और फिर उस वैल्यू को रीड कर लिया किस फॉर्मेट में, ए आई जे के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर यही चीज़ हमने बी वाले पार्ट में की है, इसमें बी का साइज़ देखा, मतलब बी का साइज़ एंटर करवाया यूजर से कि बी का साइज़ क्या होगा। फिर हमने एक चीज़ और करवाई, जब हमने बी का साइज़ लिया उसकी वैल्यू को रीड करा, हमने चेक करवाया कि जो बी की रो हैं वो ए के कॉलम के इक्वल है या नहीं। अगर ये इसके इक्वल है नहीं तो फिर हम जो बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है उसे ही फॉलो नहीं कर रहे, तो आगे सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट सॉरी, और हम बाहर आ जाएंगे लूप से, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी है कि हमारे कोड एक प्रॉपर टाइम में रन करे, प्रॉपर टाइम में एग्जीक्यूट करे, इसलिए ये वाला लूप लगाया। आप चाहे तो ये हटा भी सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर हमने वही सेम जो यहाँ पे किया था
कि इसके जो एलिमेंट हैं उन्हें एंटर करवाया 2 लूप लगा के, और इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ए की तो रो चलेंगी और बी के कॉलम में लूप चलेगा, और के की वैल्यू जो है वो एक पॉइंटर का काम करेगी कि अभी ए, मानो ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, इसकी रो चल रही है, इसका कॉलम चल रहा है, तो अभी के इस तरह से करेगा कि अच्छा ये वाले पॉइंट पे है, फिर इस वाले पॉइंट पे है, फिर इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, ये काम के वाला लूप कर रहा है, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्ट में वो वैल्यू स्टोर करवा ली और बाद में एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स में वो सारी वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी जो प्रोडक्ट की थी, है ना। बस इसमें यही था। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होते हैं? बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये होता है, आपने डेटा टाइप लिखा, स्टार मीन्स पॉइंटर का साइन, स्टार और वेरिएबल का नाम कि किस वेरिएबल को आपको पॉइंट करना है। इसका एक एग्जाम्पल ये है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 है, फिर आपने डिक्लेयर किया अपना पॉइंटर को स्टार PTR, ठीक है, वेरिएबल PTR लिया है हमने। फिर आपने क्या किया, उसका इनिशियलाइजेशन किया कि जो PTR है इक्वल्स टू एंड ए। अब देखो अंतर क्या होता है, एंड ए बताता है उसकी एड्रेस कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। वाइल अगर आप स्टार PTR प्रिंट करवाओगे तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल था, उसका मेमोरी एड्रेस ये था, उसकी वैल्यू 10 थी, ठीक है। आपने यहाँ प्रिंट करवाया प्रिंट PTR, तो आपने प्रिंट PTR करवाया, PTR क्या है, एंड ए, तो इसलिए उसने उसका एड्रेस दिया। अगर आप प्रिंट करवाते प्रिंट स्टार PTR तो वो उसकी वैल्यू देता, ठीक है। और जो आपके पॉइंटर, ठीक है, 2 तरीके होते हैं किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के, एक तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसका नाम लिख रहे हैं कि मुझे वेरिएबल ए प्रिंट करवाओ, तो वो वेरिएबल ए प्रिंट हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है। या तो आप पॉइंटर का यूज़ करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि देखो इनिशियलाइज़ किया था ए जिसकी वैल्यू 5 है और स्टार PTR, और उसका मतलब डिक्लेयर किया था, फिर उसके बाद जो पॉइंटर है आपका उसे इनिशियलाइज कर दिया एंड ए, ठीक है। फिर हमने 2 तरीके से करवाया, ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट में हमने डायरेक्ट ए को प्रिंट करवाया, इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, स्टार PTR करवाया। दोनों का आउटपुट सेम है, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, ठीक है, बट तरीके अंतर। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक सर्चिंग। व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है फाइंड करने का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सर्चिंग 2 तरह की होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी एक एरे है जो एक सीधी लाइन में, आपने अपना लूप लगाया, पहले उसने ये सर्च किया, फिर ये सर्च किया, फिर ये सर्च किया, फिर ये सर्च किया जो आपको एक एलिमेंट चाहिए। मतलब मानो ये एरे के अंदर 10 एलिमेंट हैं और आपको इसमें से 20 चाहिए, ठीक है, नंबर 20। तो आप देखोगे क्या इस पॉइंट पे 20 है, नहीं, इस पॉइंट पे 20 है, नहीं, इस पॉइंट पे 20 है, नहीं, इस पॉइंट पे 20 है। अगर यहाँ पे 20 होगा तो हाँ, और अगर नहीं होगा तो फिर इस पे चेक करेगा, और अगर इसमें भी नहीं होगा तो वो कर देगा कि फेल, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये हो गया लीनियर सर्च। फिर दूसरी सर्च होती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करते हैं, उसमें एलिमेंट होते हैं एक सॉर्टेड ऑर्डर में लगे होते हैं। लीनियर सर्च में ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट सॉर्टेड हो, बाइनरी सर्च में ज़रूरी है कि जो आपके एलिमेंट है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में लगे हों। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसे जो आपकी एरे है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। फिर एक इस पे लगाते हो ऑपरेशन, या तो इस पे लगाते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको पूरी नहीं करनी पड़ती, थोड़ी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाती है। देखते हैं वो क्या होता है, अभी समझते हैं उसे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका आता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्च यू गो थ्रू द एंटायर लिस्ट एंड ट्राई टू फैच अ मैच ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ओके। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। पहले एडवांटेज यही है कि ये किसी भी एरे पे यूज़ हो सकता है कि वेदर इट इज़ सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल मेमोरी और इट इज़ वेल सूटेड फॉर स्मॉल एल्गोरिथम, है ना, अगर छोटा एल्गोरिथम है। और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स हैं कि लीनियर सर्च हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये इसका ड्रॉबैक है, बिग O ऑफ n अभी समझाता हूँ, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एरे। बिग O ऑफ n का मतलब क्या हुआ, मानो ये आपकी पूरी एरे थी जिसमें आपको सर्च करना था, ठीक है। अगर आपको पहली बार में आपका एलिमेंट मिल गया तो अच्छी बात है। अगर वो आपका एलिमेंट मानो सबसे एंड में रखा है तो आपको सारे एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे आओगे, है ना। तो इसलिए कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग O ऑफ n है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो लीनियर सर्च की, वर्स्ट केस बिग O ऑफ n, एवरेज केस बिग O ऑफ n, बेस्ट केस बिग O ऑफ 1। मतलब अगर पहली बार में मिल गया तो बिग O ऑफ 1, और अगर आपको फिर सर्च करना पड़ रहा है n नंबर ऑफ टाइम तो इसलिए बिग O ऑफ n। वैसे वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव करके दिखाओ,
तो मैं बाइनरी सर्च की ड्राइव करके दिखाऊंगा, बाकी लीनियर सर्च वगैरह की मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सब सेम ही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसका एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम में क्या हो रहा है? एल्गोरिथम में यही है, देखो पहले एक एरे बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में रखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉर्टेड ऑर्डर में भी रखें। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपकी एरे का साइज़ है 5। ठीक है, एरे का साइज़ है 5। लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक। ठीक है, और इसमें कैसे चलेगा कि पहले आपका जो इनिशियल पॉइंटर है वो यहाँ पे रहेगा इंडेक्स नंबर 0 पे, तो वो कंपेयर करेगा एरे ए का आई। ठीक है, आपका आई यहाँ पे है, एरे ए का आई मतलब अभी आई की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब जो एरे ए पे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेगा। मानो आपको चाहिए 40 चाहिए आपको, ठीक है, आपको 40 फाइंड करना है कि इस एरे के अंदर है या नहीं, तो पहले वो इससे कंपेयर करेगा। अगर इसमें 40 नहीं मिला तो फिर आई प्लस प्लस आई यहाँ पे जाएगा, फिर इस वाले जो इंडेक्स है ए आई इंडेक्स, अब ए आई क्या हो गया 1। ठीक है, इस पर चेक करेगा, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर वो आगे जाएगा, मिला तो ठीक, नहीं तो आगे जाएगा। इस पॉइंट पे इसका इंडेक्स क्या हो गया, ए आई की वैल्यू हो गई A3, तो वो A3 कंपेयर करेगा कि A3 40 के इक्वल है, हाँ 40 के इक्वल है, तो यहाँ पे एग्जिट कर देगा और प्रिंट कर देगा इसकी लोकेशन की इंडेक्स 3 पे हमारी वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ इसकी एल्गोरिथम में लिखी है। देखो, स्टेप 1 बिगिन, आपने सेट किया कि हमारी जो एरे है उसका साइज़ 5 होगा और उसके एलिमेंट ये हैं। ये डाटा आप यूज़र से भी ले सकते हो। ठीक है, आने वाले इंसर्शन शॉर्ट जो भी पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा कि यूज़र से डेटा कैसे लेना है। सेम पीस ऑफ लाइन लिखनी है, कुछ अलग नहीं होगा। इस वाले केस में हम खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि मतलब हमारी एरे का साइज़ ये है और उसके एलिमेंट्स ये हैं, क्योंकि वो ऐसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछेगा नहीं कि यूज़र से इनपुट लो वगैरह वगैरह, वो पूछेगा अगर आया तो कि एक्सप्लेन द लीनियर सर्च, तो आप उसका थ्योरी लिखोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे, एल्गोरिथम लिखोगे, और प्रोग्राम के लिए शायद पूछता नहीं पूछता, लेकिन एल्गोरिथम के लिए पूछता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम ध्यान रखना। और जो मैंने आपको ये भी यहाँ पे करके बताया, इसे ज़रूर कर बताना, और इसे ऐसे मत बताना जैसे मैंने एक लाइन में बता दिया। आपको बताना कि स्टेप 1 की इनिशियल हमारी एरे ये थी। ठीक है, फिर आप बताओगे, सेकंड पॉइंट लिखोगे एट सेकंड स्टेज कि हमारा पॉइंटर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया है। फिर वो कंपेयर कर रहा है कि इंडेक्स 0 पे उसकी वैल्यू मैच नहीं हुई, सो द आई प्लस प्लस एंड नाउ इंडेक्स इज़ 1। फिर वो अगला स्टेप लिखोगे, स्टेप 2, उस पर देखोगे नाउ इंडेक्स इज एट 1 एंड वैल्यू डज नॉट मैच। और ये पूरी एरे बार 3-4 बार, मतलब जब भी जितने भी स्टेप में दिखाना चाहोगे आप उतनी बार ये बनानी पड़ेंगी। ठीक है, उसी चीज़ के नंबर हैं। फिर आप देखते हैं इसका एल्गोरिथम देखते हैं। हाँ, तो इसमें हो रहा है बिगिन, हमने बिगिन किया, इनिशियलाइज किया, पॉइंटर 0 पे रखा, इनपुट सर्चिंग एलिमेंट, जो हमें सर्चिंग एलिमेंट करवाना है, हमारे केस में वो 40 था। ठीक है, रिपीट करेंगे ये वाली प्रोसेस, कब तक, जब तक साइज लेस देन 5 है। ठीक है, क्योंकि एरे का साइज 5 है, तो ये लूप 5 से कम ही चलना चाहिए, 0 से लेके 4 तक चलना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, इफ ए आई इक्वल आइटम देन प्रिंट द आइटम फाउंड एंड लोकेशन इक्वल्स टू आई, जो उसका इंडेक्स है, एंड एग्जिट, नहीं तो आई प्लस प्लस, जो मैंने बताया था कि अगर आपका ए आई एलिमेंट, आपके जो आपको एलिमेंट फाइंड करना आइटम, उससे इक्वल हो जाए तो एग्जिट कर लो, और जो उसका इंडेक्स है, जिस इंडेक्स से वो फाइंड हुआ है वो इंडेक्स प्रिंट करवा दो, नहीं तो आई को प्लस प्लस कर दो, आगे कर दो। ठीक है, और इफ़ आई ग्रेटर देन 5, हमारे केस में मतलब उसका मैक्सिमम साइज 5 था, तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन प्रिंट आइटम नॉट फाउंड और एंड। ठीक है, यही चीज़ हमने इसके कोड में लिखी है, कोड कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लिखा बेसिक लिखा ऊपर का, फिर लिखा कि अपने साइज़ इनिशियलाइज करवाया कि एरे होगी जिसका साइज़ 5 होगा, उसके एलिमेंट ये हैं, आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, आइटम वेरिएबल लिया है हमने एक। ठीक है, प्रिंट इनपुट सर्चिंग आइटम, उसकी वैल्यू रीड करी परसेंटाइल डी एंड आइटम। ठीक है, जो हमने उसने यूज़र ने दिया उसे आइटम नाम के वेरिएबल में हमने वैल्यू को रख लिया कि जो भी आइटम उसे या जो भी वैल्यू से फाइंड करनी है इस एरे के अंदर, गिवन एरे के अंदर। हमने लूप लगाया वाइल आई लेस देन 5, कि जब तक i 5 से छोटा है, 0 से लेके 4 तक चलेगा लूप। ठीक है, कंपेयर करो ए आई को आइटम के इक्वल। ठीक है, और अगर ये इक्वल होता है तो फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वो आइटम के इक्वल हो जाता है तो फाउंड, और उसका इंडेक्स ब्रेक कर देंगे और i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है, और इफ़ i ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर वो नहीं मिला तो क्या करेंगे, प्रिंट आइटम नॉट फाउंड। समझ में आया? नहीं आया तो डू कमेंट डाउन, एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी। अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक आपको डीप में समझना है, ठीक है, शॉर्ट में और डीप में, तो सेपरेट वीडियो बन जाएगी, डू कमेंट डाउन।
ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च वही एक डिवाइड एंड कॉन्कोर टेक्निक के ऊपर काम करती है। डिवाइड एंड कॉन्कोर क्या कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दे रखी है तो उसे पूरा एक बार में सॉल्व ना करके उस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उन दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व किया, फिर जो उसका सॉल्यूशन है उसे कंबाइन करके फिर उसमें से जो बेटर सॉल्यूशन है उसे दे दिया। ठीक है, तो बाइनरी सर्च को समझते हैं। बाइनरी सर्च कैसे काम करेगी। मानो ये आपकी एक एरे है जिसमें आपने एलिमेंट डाल रखे हैं। ये सॉर्टेड होनी चाहिए, ये अनसॉर्टेड भी चलेगी लेकिन ये सॉर्टेड होनी चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और एक और बना लेते हैं 60 और 5। ठीक है, एक पूरी प्रॉपर एरे होगी। ये एक एरे है जिसका साइज है 7। ठीक है, इसका साइज है। हमें इसमें से मानो हमें जो सर्चिंग आइटम दे रखा है, जो आइटम हमें फाउंड करना है उसकी वैल्यू मानो उसने दे रखी है हमें 70 कि आइटम की वैल्यू हमें यूजर ने 70 दिया, हमने खुद ने ही वही वैल्यू 70 लिया जो हमें फाउंड करनी है कि इस एरे के अंदर। तो ये एरे क्या करेगी, मतलब जो बाइनरी सर्च है उसमें क्या होता है, उसमें इस एरे को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कैसे, हम एक इनिशियलाइज करेंगे पॉइंटर एक 0th इंडेक्स पे जिसे हम बोलेंगे लोअर, LR, आप L बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक अपर जिसे बोलेंगे अप। ठीक है, फिर हम उसका मीडियन निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, लोअर प्लस अपर बाई 2, उसका मीडियन आ गया। तो देखो इस केस में मीडियन क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मानो मीडियन इसका ही आया 40। ठीक है, मीडियन इसका इंडेक्स 3 आया। ठीक है, तो हमारा अब हम कंपेयर करेंगे कि हमने मिड ले लिया, मिड में वैल्यू स्टोर करवा ली थी। अब हम कंपेयर करेंगे कि ए मिड, ठीक है, एरे में जो मिड इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे हमारे केस में 3 है, कि A3 इक्वल आइटम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि आइटम फाउंड और जो हमारा M है उसका इंडेक्स। नहीं तो अगर ये आइटम के इक्वल नहीं हुआ, जैसे हमारे केस में हमें 70 चाहिए था, 70 यहाँ पे है। ठीक है, तो हम एक दूसरा पार्ट चेक करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, इफ मिड, याद रखना ध्यान से देखो, इफ ए मिड लेस देन इक्वल टू तो नहीं होगा, इफ ए मिड लेस देन आपका आइटम, अगर आपका ए मिड लेस देन आपका आइटम है तो क्या होगा, देखो मानो इसमें क्या हुआ, ए मिड लेस देन आइटम है। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मिड है वो आपके आइटम से छोटा है, मतलब आपका आइटम जो था वो 70 था और जो आपके मिड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40, तो इससे छोटा है। तो इसका मतलब हमें जो एरे है उसके राइट साइड में सर्च करना है, क्योंकि फिर तो इस साइड में तो वो होगा ही नहीं ना, ऑब्वियसली वो मिड से बड़ा ही एलिमेंट है, तो हम राइट साइड में होगा क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कर रखा है। तो हम एरे के राइट साइड को सर्च करेंगे, इस वाली साइड को सर्च नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर, जो लोअर की वैल्यू अभी 0 थी, LR की वैल्यू 0 थी, लोअर कर देंगे, लोअर इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, मिड प्लस 1। अभी लोअर आपका 0th इंडेक्स पे था, अब हमने जो ये कंडीशन लिखी इसका क्या हो गया कि लोअर की वैल्यू अब इंडेक्स 4 होगी, क्योंकि आपका मिड तो 3 पे था, तो आपका लोअर क्या हो गया 4। अब आपकी LR यहाँ पे हो गया। अब ये वाला सेम स्टेप की LR प्लस अपर बाउंड बाय 2। ठीक है, फिर दोबारा जो मिड आएगा फिर कंपेयर करेंगे, अगर वो मिड इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो मिड से छोटा है तो इधर वाली पार्ट सर्च करेंगे। हमारे केस में अभी भी वो इससे बड़ा है तो इस वाले पार्ट पे सर्च करेंगे। अगले केस में इसका मिड निकालेंगे, इसका मिड तो ये 6 से आएगा, तो ये इक्वल हो गया मिड के, तो हमने ब्रेक किया और जो मिड का इंडेक्स था, यहाँ पे हमारे केस में इंडेक्स क्या है 6, तो इंडेक्स 6 के साथ कर दिया कि आइटम फाउंड एट इंडेक्स 6। ठीक है, इन केस हमें फाइंड करना होता 20, इन केस हमें 20 फाइंड करना होता तो हमारा जो ये होता कि कंडीशन क्या हो जाती कि हमारा मिड लेस देन, हमने कंडीशन जो लगा रखी थी कि ए मिड लेस देन आइटम, ए मिड लेस देन आइटम। ठीक है, ए मिड लेस देन आइटम, तो ये होना था LR प्लस मिड प्लस 1। यहाँ पे तो ए मिड लेस देन आइटम है ही नहीं, मिड तो हमारा ग्रेटर देन आइटम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, एल्स इस कंडीशन की चेक लगाएंगे, एल्स अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है, जो अपर बाउंड अभी यहाँ पे हमारे केस में 6 था, अब वो मिड माइनस 1 हो जाएगा। मिड माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 यहाँ पे। अब अपर बाउंड यहाँ पे हो जाएगा, लोअर बाउंड यहाँ पे ही रहेगा, फिर वो सेम प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे किया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो अभी एग्जांपल मतलब ये दिखा रहा हूँ, इसमें समझ जाएगा। और इसमें भी आपको वो पूछ सकता है कि इसका एल्गोरिथम लिखो बाइनरी सर्च का और उसे एक्सप्लेन करो कि वो कैसे हुआ। तो जो मैंने एक ही स्टेप में दिखाया, आपको अलग अलग स्टेप में दिखाने की, पहले स्टेप में हमारा ये था, दूसरे स्टेप में हमने मिड फाइंड किया तो हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया, फिर हमारी जो हमारे सर्च एलिमेंट है वो हमारे मिड से बड़ा है तो हम उसकी राइट साइड में सॉर्ट करेंगे। तो अब हमारी एरे ये पूरी ना होके अब हमारी एरे सिर्फ ये है इतनी 50, 60, 70 इस तरह से दिखाओगे। फिर फर्दर कि हमने दोबारा किया तो ये वाला डिस्कार्ड हो गया, अब हमारी एरे सिर्फ ये है, फिर अब हमारी एरे सिर्फ ये है, ये हमारा आंसर है, या आपका एलिमेंट आपने यहाँ पे रख रखा है। तो उस तरह से जिस भी तरह से आप करोगे आपको हर एक स्टेप कर करके दिखाना होगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, बिगिन इनिशियलाइज किया, सेट करा लोअर बाउंड 0 पे, अपर बाउंड हमने 4 पे, क्योंकि यहाँ एरे का साइज 5 है। ठीक है, इनपुट करा, सर्चिंग एलिमेंट कौन सा है हमारा, रिपीट करेंगे ये वाले प्रोसेस, मिड निकाला, लोअर प्लस अपर बाउंड बाय 2। ठीक है, इफ ए मिड इक्वल आइटम देन ब्रेक। ठीक है, एफ इक्वल्स टू 1, ये तो एक फ्लैग वेरिएबल है कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो उसकी क्या बोलते हैं
इंडेक्स प्रिंट करवा दो, ये इस चीज़ के लिए लिखा है, ठीक है। ये कंडीशन है अगर आपका मिड आपका जो आपका सर्चिंग एलिमेंट है उसके इक्वल हो जाता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। इफ़ ए मिड लेस देन आइटम, अगर आपका जो ए मिड है वो आइटम से छोटा है तो लोअर इक्वल्स टू मिड प्लस वन की लोअर की वैल्यू अब ये वाली हो जाएगी, है ना। एल्स अपर इक्वल्स टू मिड माइनस वन, नहीं तो अपर की वैल्यू मिड माइनस वन, अपर की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। ये आपने कंडीशन लिखी। और ये यहाँ पे है कि अगर इफ फ्लैग वेरिएबल इक्वल्स टू वन, अगर फ्लैग की वैल्यू वन है देन प्रिंट आइटम फाउंड विद लोकेशन, या लोकेशन मतलब उसकी इंडेक्स की किस इंडेक्स पे है वो, लोकेशन इक्वल्स टू मिड, ठीक है। एल्स प्रिंट आउट आइटम नॉट फाउंड, अगर पूरी एरे ऐसे करने के बाद भी आपका आइटम नहीं मिलता तो प्रिंट आइटम नॉट फाउंड एंड एग्जिट। और इसका कोड ये रहा जो आपने यहाँ पे लिखा है, सेम चीज़ इसी तरह यहाँ पे लिखी है कि लोअर, ठीक है, लूप चलेगा वाइल लोअर लेस देन अपर। वाइल लोअर लेस देन इक्वल टू अपर का मतलब क्या होगा कि जो आपकी एरे है वो एम्प्टी नहीं है, अगर आपका एक भी एलिमेंट है तो ये चलेगा, अगर एरे में एक भी एलिमेंट है। और अगर लोअर लेस देन अपर हो गई इसका मतलब कि एरे आपकी एम्प्टी है, एरे के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जब आपकी एरे एम्प्टी नहीं है तो वही कंडीशन मिड बाई टू, अगर मिड इक्वल आइटम हो गया तो फ्लैग वेरिएबल इक्वल्स टू वन और ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो फिर चेक करेंगे कि ये मिड आइटम से छोटा है, और अगर ऐसा है तो लोअर की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो अपर की वैल्यू ये। और अगर आपका फ्लैग वेरिएबल इक्वल वन है तो प्रिंट कर देंगे आइटम फाउंड और उसकी लोकेशन मिड पे, ठीक है। एल्स आइटम नॉट फाउंड और गेट स्टेज, ठीक है। और इसका जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो ये है बेस्ट केस O1 और वर्स्ट केस बिग O ऑफ लॉग एन। बेस्ट केस कैसे, मतलब अगर पहली बार में मिल गया, मिड भी मिल गया, आपने मिड निकाला, मिड भी आपका मिल गया तो वो 1, और अगर मिड पे नहीं मिला तो लॉग एन। अब ये लॉग एन कैसे आई ये मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब में इसी तरह होगा। तो इसे ड्राइव आप तीन तरह से कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, एक रिकर्सिव ट्री की मदद से, और एक मास्टर्स मेथड की मदद से। वो 4th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे डीप में। अभी रिकर्सिव ट्री की मदद से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। रिकर्सिव ट्री की मदद से ये इजी हो जाता है सॉल्व करना, इसलिए इससे दिखाते हैं, ठीक है। अगर ये आपसे बोले कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव करके दिखाओ, क्योंकि ये पूछता है, तो आप कैसे करके दिखाएंगे। आपने पहले एक एरे लिख ली, ठीक है, एरे लिख लिया आपने 40, 50, 60, 70, 80, 90, आपने एरे लिख ली, ठीक है। आपने दिखाना है कि इनिशियली द एरे इज दिस, ठीक है। हमने इस एरे को, हमें जो एलिमेंट फाइंड करना है, आइटम टू बी फाउंड इज 50, ओके। हमने इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में, मानो इसका मिड हमारा आया ये, मानो इसका मिड ये आया, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो सर्चिंग एलिमेंट है वो छोटा है मिड से, सर्चिंग एलिमेंट छोटा है मतलब मिड बड़ा है, तो जब हमारा अपर बाउंड होगा, अब हमारा अपर बाउंड ये हो जाएगा, लोअर बाउंड ये रहेगा। फिर हम इस वाली एरे के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसका मिड निकालेंगे। जब इसका मिड निकला उसमें देखेंगे इस तरह से, इसे आपको 2-3, इसे पूरा सॉल्व नहीं करना। जब आपको वो बोलेगा ना कि उसका एल्गोरिथम लिखो और उसे सॉल्व करो, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव करे तो बस ये एक लाइन लिख के कि नाउ वी विल, इसे थ्योरेटिकल मतलब ये बना के और लिखे कि अपर बाउंड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। थ्योरी में एक दो बात लिखनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा, ठीक है। फिर आपको दिखाना है कि वॉट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग, जो हमारी ये एरे है इसे हम कर रहे हैं, ये n लेंथ की एरे है कि दैट सपोज आर एरे इज ऑफ n लेंथ, एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम n लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n/2 और n/2, दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हो ना आप उसे, जो आपकी एरे है उसे आप दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हो, n/2 और n/2 के पार्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसे n/2 है, आपकी जो एरे है वो n लेंथ की है, हम उसे n/2 में तोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर फिर हमारा जो एलिमेंट, अगर जो सर्चिंग आइटम है वो बड़ा है मिड से, तो हम राइट साइड में परफॉर्म करते हैं, और अगर वो छोटा है तो लेफ्ट साइड में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मानो हमारे केस में हम इसे लेफ्ट साइड परफॉर्म कर रहे हैं तो राइट साइड को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इस पर परफॉर्म करेंगे। इसे फर्दर हाफ में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/4। अगर ये हमारी एरे और बड़ी होती, फिर इसके दो पार्ट देखते कौन सा पार्ट है, एक पार्ट को डिस्कार्ड कर देते किसी एक पार्ट को, और फिर दूसरे पार्ट पे सॉल्व करते, फिर वो क्या हो जाता n/8 और n/8। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, जब लेवल 1 था, ठीक है, तो नॉर्मल है जब इसका लेवल 1 था तो लेवल 1 पे हम क्या कर रहे थे, n/2, n की पावर 2। फिर जब आपका लेवल 2 हुआ तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2। जब आपका लेवल 3 हुआ तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। तो अगर हम इसे एक kth टर्म तक चलाएं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर k, क्योंकि लेवल k पे 2 की पावर k हो जाएगा, लेवल 2 पे 2 की पावर 2 था, लेवल 3 पे 2 की पावर 3 था, लेवल 4 निकालेंगे तो भी ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, इसमें 1/2 और करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। kth टर्म तक अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर k, n/2 की पावर k, है ना। तो ये आपका n/2 की पावर k है। अब इसकी बेस कंडीशन क्या होती है, बेस कंडीशन इसकी 1 ही होती है कि अगर आपको पहली बार में मिल गया तो वो बेस कंडीशन 1 है, तो ये इक्वल्स टू n/2 की पावर k को 1 के इक्वल रख देंगे। ये इधर जाएगा n इक्वल्स टू 2 की पावर k, दोनों तरफ लॉग लेंगे, log n इक्वल्स टू log 2 की पावर k, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 2 की पावर k है तो यहाँ पे हो जाएगा log n इक्वल्स टू k log बेस 2। अब k की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे हो जाएगा log n अपॉन log 2,
के की वैल्यू आ जाएगी log n, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O ऑफ log n। ठीक है, ये यही था इसे ड्राइव करने के लिए कि आपने पहले ये एरे लिखी, उसमें बताया कि हमें जो सर्चिंग एलिमेंट है वो 90 है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एंड विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दिस पार्ट। उसके बाद आपने लिखा सपोज आर array is of length n, we will do n by 2 and on the next part we will do n by 2 further। ये आपने लिखना नहीं है, मतलब कि फर्दर ऐसे करके बस एक बार लिखा कि फर्दर we will do this और उसे करके दिखाया कि n by 2, n by 4, n by 8, n by 8 तक आपने लिखा। उसके बाद आपने ऐसे डॉट करके k लिखा और उस पर लिख दिया कि at kth level it will be 2 की पावर k, n अपॉन 2 की पावर k। और फिर आपने ये वाला नेक्स्ट स्टेप लिखा कि ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कि n अपॉन 2 की पावर k इक्वल्स टू 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे ऐसे करके दिखाया। फिर अगले स्टेप में आपने डायरेक्ट कर दिया कि ये लॉग ले लिया दोनों तरफ। फिर जो k की वैल्यू आई वो log n अपॉन log 2 आई, जो कि होती है log n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ log n, और यही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, एक बार और समझा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, है ना। फिर हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक जो है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है बेसिकली, ये आपको जो एरे है उसे सॉर्ट करने में हेल्प करता है कि आपकी एक एरे है वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, उसे सॉर्ट करता है। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो पर्टिकुलर तरीका क्या होता है वो समझ लो। कि मानो ये आपकी एक एरे है जिसके अंदर आपके एलिमेंट हैं 1, 9, 11, 20, 25 और 10, ये आपके एलिमेंट हैं। आपने एक एलिमेंट को निकाल लिया, ठीक है, एक एलिमेंट को आपने अलग निकाल लिया तो उसकी जगह खाली हो गई 1, एक ये खाली स्पेस है 11, 20, 25, 10। अब जो आपने ये आइटम निकाला, इसे आप कंपेयर करोगे इस 1 के साथ, ठीक है, पहले वाले के साथ 1 के साथ कंपेयर करा। अगर ये वाला आइटम इससे छोटा है, मतलब अगर आपने आइटम निकाला ये वाला आइटम आपके पहले वाले इंडेक्स से छोटा होता तो इन्हें आप रिप्लेस कर देते, इस 9 को यहाँ पे लिख देते, ठीक है, और इस 1 को बाहर लिख लेते। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो बस ये यहाँ पे ऐसे ही रहा, ये यहाँ पे 9 एज इट इज़ आ गया, ठीक है, यहाँ पे 9 वापस रख दिया आपने। फिर आपने जो अगले स्टेप में जो आपका पॉइंटर यहाँ पे था अब वो यहाँ से यहाँ पे आ गया। फिर आपने 11 को अलग लिखा, 11 अलग हो गया और यहाँ पे आपका एक स्पेस खाली हो गया 1, 9, यहाँ पे स्पेस खाली है 20, 25 और 10, यहाँ पे स्पेस खाली है, आपने 11 अलग निकाला। अब इस 11 को आप कंपेयर करेंगे इस 9 के साथ, क्या ये 11 इस 9 से छोटा है? नहीं, ये छोटा नहीं है। तो बस फिर आप अगर ये वाला इससे छोटा नहीं है, ये वाला आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, इस 11 को वापस रखेंगे, आपका पॉइंटर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने 20 निकाला, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, उस 20 को आप कंपेयर करेंगे इसके साथ कि जो आपका ये 20 है, क्या ये 20 इससे छोटा है, 11 से छोटा है? नहीं, ये 11 से छोटा नहीं है। जब ये 11 से छोटा नहीं है तो इनसे छोटा क्या ही होगा। इस 20 को वापस रखेंगे, पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा 25 पे, फिर यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा, फिर उसे इससे कंपेयर करेंगे, नहीं, फिर आप ऐसे ही करेंगे। फिर आप अगले अपने 10 पे आए, आपने 10 निकाला तो आपकी एरिया भी क्या थी 9, 1, 9, 11, 20, 25 और यहाँ पे एक स्पेस खाली होगा क्योंकि आपने 10 को अलग निकाल लिया। ये 10 को आप 25 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये 25 से छोटा है? हाँ, ये छोटा है। तो ये जो 25 है, 25 मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा। फिर जो ये 10 है इस 20 से कंपेयर होगा, क्या ये 10 इससे छोटा है? हाँ, तो ये 20 इस जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा। फिर ये 10 इस 11 से कंपेयर होगा, क्या इससे छोटा है? हाँ, तो ये 11 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 10 है वो ये 10 इस 9 से कंपेयर करेगा, क्या ये 10 इस 9 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। तो जो स्पेस खाली था इस खाली स्पेस में 10 चला जाएगा। तो फाइनली जो हमारी एरे होगी वो क्या होगी 1, 9, 10, 11, 20 और 25, ठीक है। ये हमारी एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। आप एलिमेंट कुछ और भी ले सकते थे जिसमें बीच में यहाँ पे 20 की जगह मानो 2 आ रहा होता, तो ये वाला जो आपने स्टेप यहाँ बार बार कंपेयर किया यहाँ पे करके दिखा देते। वो आप अपने हिसाब से एक आसान एरे ले सकते हो जिसे आप कम टाइम में सॉल्व करके दिखा सको। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है कि सारी आपके आगे पीछे हो रहे हैं एलिमेंट, आधे सॉर्ट हैं, आधे अनसॉर्ट हैं या 1-2 अनसॉर्ट है, उसे करके दिखा दिया इस तरह से हर एक स्टेप में। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने ये वाले स्टेप आपको एक ही में करके दिखा दिया, इसे थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। इसका एल्गोरिथम बेसिकली कुछ भी नहीं है। एल्गोरिथम इसका वही होगा जो आप इसका कोड लिखोगे ना, उस कोड को ही अपने वर्ड्स में, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे कि स्टेप 1 बिगिन एरे इनिशियलाइज, वैसे करके लिख देना। ये इसका लॉजिक पार्ट है कि इसका लॉजिक कैसे लिखा जाता है, और ये इसका पूरा एक प्रोग्राम है, पूरा प्रॉपर कि यूजर से इनपुट लेके वो लिख के दिखाया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इंसर्शन सॉर्ट की बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n और वर्स्ट होती है बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इसे ड्राइव करके कैसे करते हैं अगर आप बोलोगे तो वो करके दिखा दूंगा, वैसे आता नहीं है। इन केस अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसमें वो लगा दूंगा एक स्क्रीनशॉट इसका कि रिकर्सिव ट्री मेथड से इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसका कोड देखो, कोड क्या हो रहा है। हमने नॉर्मल लिखा, सिंटेक्स इसका प्रिंट एंटर करवाया, उसका साइज़ उसे ले लिया n नाम के वेरिएबल में, उसे हमने रीड कर ली वैल्यू को। फिर उसके एलिमेंट को हमने एंटर करवाया यूज़र से और उसे स्कैन कर लिया, मतलब हमने रीड कर लिया वैल्यू AI, हमारी
एरे में जो ए नाम की एरे है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, लूप लगाया i1 से लेके n तक और i प्लस प्लस आई आपका आगे आगे बढ़ता रहेगा। पहले आई आपका यहाँ था, फिर आगे आगे टेम्प नाम के एक वेरिएबल में हमने ai इंडेक्स की वैल्यू ले ली। जैसे यहाँ पे हमने जो ये 9 वैल्यू ली थी, किसी एक वेरिएबल में लेंगे, वो वेरिएबल का नाम था टेम्प, उस वेरिएबल में हमने ये वाली वैल्यू ले ली ai इंडेक्स पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो j है वो है i-1, जो एक j नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू i-1 है, वाइल j ग्रेटर देन 0 एंड aj ग्रेटर देन टेम्प, जब जो aj है वो 0 से बड़ा है और aj की वैल्यू लेस देन टेम्प है। अगर जो ये वाली वैल्यू है, मानो जैसे ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू टेम्प से बड़ी हो गई है ना, टेम्प से बड़ी हो गई, तो ये तो यहाँ पे स्विच हो जाएगा। इसलिए वाली कंडीशन लगाई जब तक aj की वैल्यू लेस देन टेम्प, जो हमारा वैल्यू हमने अलग से निकाली है, जैसे यहाँ पे 10 निकाली थी, जब तक ये वाली वैल्यू उससे बड़ी रहेगी तब तक हम ये काम परफॉर्म करेंगे। वो काम क्या है, aj+1 इक्वल्स टू aj, मतलब जैसे इस वाले केस में जो हमारा टेम्प था वो था 10 और aj की वैल्यू थी, ये वाली जगह खाली थी, ठीक है, aj की वैल्यू थी हमारी 20, ठीक है। तो 20 इस 10 से बड़ा है, हाँ, तो जो aj+1 है, aj+1 मतलब ये वाली लोकेशन, इसमें aj को डाल देंगे, ये इसमें कह रहा है aj+1 में aj को डाल देंगे और j माइनस माइनस j की वैल्यू एक कम कर देंगे और वो पॉइंटर अब यहाँ पे आ जाएगा, इससे कंपेयर करेगा इस वाली पॉइंट पे, ठीक है। पहले इस पॉइंट पे कंपेयर किया था, फिर वो इस पॉइंट पे कंपेयर करेगा, ठीक है। और प्रिंट एफ, ठीक है, और हाँ माइनस माइनस 1। और अगर ऐसा नहीं होता, जब हमने सारा फाइंड कर लिया, जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक चल गए थे, फिर ये वाले से कंपेयर कर लिया था, ये इससे बड़ा नहीं था, तो एट दी एंड हमने ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी थी ना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि aj जब सारा लूप ये चल जाएगा और ऐसा कंडीशन नहीं मिली कि वो 0 से बड़ा है और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू टेम्प से बड़ी, यहाँ पे तो टी वाली वैल्यू से टेम्प से छोटी हो गई थी, है ना, तो वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ पे जंप हो गया कि aj+1 में टेम्प डाल दो। अभी aj की वैल्यू 9 हो गई थी, माइनस होते होते aj की वैल्यू 9 हो गई थी, तो aj+1 क्या होगा, ये वाला बॉक्स हमारा खाली था, तो यहाँ पे ये 10 डाल दो और बस प्रिंट कर दो सॉर्टेड एरे, और इस ऑर्डर में कि i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, प्रिंट ai और रिटर्न 0, ठीक है। होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो जो मैंने बताई, क्योंकि पहले मैं समझा चुका था, इसलिए बाद में कोड में इंप्लीमेंट की है। अगर कुछ इशू हो तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो, या सेपरेट वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन प्लीज़, ठीक है। फिर हमारा अगला और लास्ट टॉपिक आता है इसका, बबल शॉट। बबल शॉट में क्या हो रहा है, बबल शॉट में इंसर्शन शॉट से थोड़ी सी अलग है लेकिन ईजी है। बबल शॉट में क्या करते हैं, ये आपकी एरे है, मानो इसमें आपने वैल्यू लिखी है 20, 50 नहीं 20 और 10 लिखते हैं, 20, 10, 50, 5 और 2, ठीक है। ये आपकी एक एरे दे रखी है। हमारे इंसर्शन शॉट में क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल लेके, मतलब उसे निकाल के, मतलब एक जो वैल्यू है उसे निकाल के एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे, ठीक है। इंसर्शन शॉट में हम एक वैल्यू निकाल के उसे एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है, आपने एक वैल्यू ली, वो वैल्यू आपके पास है, ठीक है, वो वैल्यू मानो 20 है, उस वैल्यू को उसकी अगली वैल्यू से कंपेयर करवाओगे। अगर अगली वैल्यू हम अगर असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगली वैल्यू जो आपने वैल्यू ली उससे बड़ी है तो ओके, अगर वो वाली वैल्यू उससे छोटी है तो इन दोनों को स्वैप कर दोगे। बबल सॉर्ट काम करती है स्वैपिंग पे, ठीक है, स्वैप कर दोगे। स्वैप कैसे होगा कि 20 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, तो आपकी एरे क्या हो जाएगी, 10, 20, 50, 5, 2, ठीक है। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट जब आप कर रहे थे तो आपने जब एक बार यहाँ पे वैल्यू लिख ली, मतलब यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया, मानो कंपेयर, अभी आपका कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या है, कभी आप कंफ्यूज हो। मानो आपकी एरे थी 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 और 3, ठीक है, यहाँ पे 12 लिखो, अब समझ में आएगा अच्छे से। 12, 5, 2, 10, 3 ये आपकी एरे थी। आपने ये 5 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस हो गया, 5 आपने बाहर निकाल लिया है और इस पॉइंट पे आपका एक एम्प्टी स्पेस हो गया है, ठीक है। तो जो ये 5 है ना, इस 5 को आप इस 12 से कंपेयर करोगे, क्या ये 12 से छोटा है, हाँ ये छोटा है, तो आपने इस 5 को यहाँ पे लिख दिया, इस 12 को इस पोजीशन पे लिख दिया, फिर आपका पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने 2 को बाहर निकाल लिया तो आपका यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, ठीक है। तो आपकी एरे क्या होगी, 5, 12, यहाँ पे स्पेस खाली है, 10 और 3। तो जो आपका ये 2 है ना, अब ये 2 आपका इस 12 से कंपेयर होगा, क्या इससे छोटा है, हाँ ये छोटा है, तो जो ये 12 है, ये 12 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा। यहाँ पे अभी 2 नहीं आया, यहाँ पे अभी स्पेस खाली है। फिर जो ये 2 है, अब ये 2 इस 5 से कंपेयर होगा, ये 2 इस 5 से कंपेयर होगा, क्या इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये 5 अभी यहाँ जाएगा। पहले 12 यहाँ गया था, अब 5 यहाँ गया और ये 2 अब यहाँ पे आएगा, 2, 5, 12, 10, 3। आप समझे कि ये स्वैप नहीं कर रहा, ये यहाँ पे उसे कंपेयर कर रहा है और उस वैल्यू को उस खाली बॉक्स में डाल रहा है। फिर जो वाली वैल्यू उठ के उस खाली बॉक्स में गई तो यहाँ पे खाली स्पेस हो गया। फिर ये वाला जो आपने वैल्यू अलग टेम्प नाम के वेरिएबल में ली थी, उसे उसकी और पहले वाली वैल्यू से कंपेयर करवा रहा है, क्योंकि जे माइनस माइनस हो रहा था, ठीक है। अगर वो उससे छोटा है तो ये वाली वैल्यू उठ के पीछे चली जाएगी, नहीं तो वो वाली वैल्यू उस खाली बॉक्स में आ जाएगी। जबकि
हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम उसके साइड वाले से कंपेयर करवा रहे हैं कि अगर ये 10 इस 20 से छोटा है तो 10 यहाँ जाएगा, 20 यहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब 10 और 20 हो गए, अब हम इस 20 का कंपेयर करवाएंगे इस 50 के साथ। अगर ये 50 ये इस 20 से बड़ा है मानो, है ना, 50 तो इससे बड़ा है, ये 20 से छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से तो ये सही है, तो ये यहीं पे रखा रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर ये पॉइंटर यहाँ पे चला गया, फिर जो ये 50 है हम इस 50 का इस 5 से कंपेयर करवाएंगे। इस 5 से कंपेयर करवाया तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 10 20 5 50 2, ये आपकी एरे हो गई। फिर अब जो ये 50 है, पॉइंटर अभी यहाँ था, अब वो यहाँ पे आ गया, इस 50 का इस 2 से कंपेयर करवाएंगे। हाँ ये बड़ा है तो 50 पीछे चला जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 20 5 2 50। आपने देखा ये 2 यहाँ पे आ गया, लेकिन अब इस 2 का इससे कंपेयर, इस 2 का इससे ऐसे नहीं कर रहे, पहले एक एलिमेंट का कंपेयर करते करते उसे आगे ले गए, उसे एंड में डाला, ये आपका एक पार्ट हो गया। ये आपकी एरे जो आपका बिगेस्ट एलिमेंट था वो सबसे एंड में आ गया। अब आपको ये पता है आपने कंपेयर किया था अपने पहले वाले एलिमेंट से, और आपका जो सबसे एंड में एलिमेंट गया है वो सबसे बिग है, तो अब आप जो करोगे ना अगला कंपैरिजन वो कैसे करोगे, देखो फिर आपका ये एक पहला पार्ट बन गया, अब दूसरा पार्ट बना जिसमें आपने 10 20 5 2 और 50। फिर आप 10 का कंपेयर करोगे, 10 का कंपेयर इससे, ये तो इससे छोटा ही है। फिर 20 का कंपेयर करोगे इस 5 से, ये 5 हाँ इससे छोटा है, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 20 2 50। ठीक है, फिर जो ये 20 है, अब आप इस 20 का कंपेयर इस 2 से करोगे, जी 20 तो इससे बड़ा है, तो ये 2 यहाँ जाएगा, 20 यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 2 20 50। अब इससे करा, अब इस 20 का कंपेयर आप इस 50 से करोगे, ये तो इससे छोटा ही है, तो ये इसी जगह पे रहेगा, तो ये आपका एक बैच बना। फिर अगले बैच में फिर इस 10 का इस 5 से कंपेयर करोगे, ये 5 तो छोटा है, तो ये 5 यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगी आपकी 5 10 2 20 50। ठीक है, फिर ये 10 का इससे कंपेयर करोगे, ये इससे छोटा है, तो ये 2 यहाँ जाएगा, 5 2 10 20 50। ठीक है, फिर 10 का इस 20 से करोगे तो छोटा है, तो ये इसी जगह रह जाएगा। फिर इस 5 का इस 2 से करोगे, ये एक बैच हो गया, फिर अगले बैच में क्या हो जाएगा 2 5 10 20 50। ठीक है, अब आपका 2 आगे आ गया, ये आपकी सॉर्टेड एरे हो गई। इस तरह से इसमें आपने सिर्फ एक से कंपेयर किया था अपने साइड वाले से, जो आपका एक नंबर पहले वाला था, उसमें आपने एक स्पेस अलग निकाल लिया था और फिर आप वो कर रहे थे, उसे चेक कर रहे थे कि वो छोटा या बड़ा है। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो ये तो। और सारी जो है ना उनके सबके इसी तरह से स्टेप्स कर करके दिखाने हैं, जो पीछे मैंने लीनियर बाइनरी और ये सब बबल बताई इंसर्शन, सबके इसी तरह से स्टेप्स करके दिखाने हैं, तो ही नंबर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बाकी सब्जेक्ट इस यूनिट में और कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो कुछ भी है। 4 आपकी जो ये कोड बोल लो, इन्हें कुछ भी बोल लो, एल्गोरिथम्स, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें इतना। ठीक है, ये इसका कोड है, बेसिकली लॉजिक पार्ट है। लॉजिक पार्ट क्या हो गया, मानो जैसे इस वाले इंसर्शन सॉर्ट दिखाया था, तो इंसर्शन सॉर्ट में ये वाला पार्ट था ना इतना आपका, ये तो ये आपका लॉजिक वाला पार्ट था। बाकी तो यूजर से डेटा प्रिंट करवा रहे हो और वो सब करवा रहे हो, वो बबल सॉर्ट में भी इतना पार्ट सेम है, तो इसलिए ये नहीं लिखा और इसका सिर्फ लॉजिक पार्ट लिखा है कि इसका सिर्फ लॉजिक पार्ट ये है। तो देखो इसमें क्या करवा रहे हैं, i 0 से चल रहा है, i लेस देन n-1 i++। ठीक है, 2 लूप चलेंगे। 2 लूप किस लिए, पहला लूप जो चलेगा वो पार्ट के लिए चलेगा कि कितने पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अगर आपके 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो जो आपका कंपैरिजन होगा ना वो 4 बार होगा, n-1 बार कंपैरिजन होगा, 1 2 3 4। देखो 4 चौथी बार में आपका आंसर पूरा आया है, 4 बार कंपैरिजन होगा, मतलब 4 बैचेस में चलेगा वो। ठीक है, तो इसलिए वो चलेगा n-1 तक। फिर जो इनर लूप है, इनर लूप इससे पहले वाले से कंपेयर करेगा कि ये वाला एलिमेंट पे था हमारा पॉइंटर, तो वो इससे कंपेयर करेगा। इनर लूप आपस में कंपेयर करने के लिए है। ठीक है, तो 0 से n-1 तक चलेगा। अब इसे हमने n-1 माइनस आई क्यों लिखा है, ठीक है, n-1 माइनस आई इसलिए लिखा है, मानो जब ये 50 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये 50 तो सबसे बड़ा है, हमें पता लग गया पहली बार में 50 सबसे एंड में आ गए थे, तो 50 सबसे बड़ा है। अब जब दूसरा बैच बना, दूसरे बैच में 20 यहाँ पे आया, इसका मतलब ये 20 जो है ये इस 50 से छोटा है। तो अब हमें ये वाला कंपैरिजन दोबारा नहीं करना कि जैसे हम यहाँ पे आके रुक गए थे ना कि 2 और 20 का करा, 2 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया और बस ये हमने 20 का करा कि 20 50 से छोटा है, हाँ हम इस जगह पे आके रुक गए। जब अगला पार्ट आया 10, 10 20 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हमने ये नहीं करा कि 10 20 से छोटा है अब 10 का इस 50 से भी करें। ये करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये करने की जरूरत इसलिए नहीं है जब हमें बताया कि भाई 20 50 से छोटा है, तो ऑब्वियसली जो ये 10 है ये भी तो 50 से छोटा होगा, इसलिए हमने लिख रखा है n-1 माइनस आई। और अगर ये बात समझ में नहीं हो मैंने क्या बोली है, तो इसे बस याद कर लो कि ये कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए यही करा गया है, ताकि वो बार बार उसके नंबर ऑफ कंपेरिजन थोड़े से कम हो जाए। तो इसलिए n-1 माइनस आई, ताकि कोड आपका एक प्रॉपर टाइम में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, आपने क्या करवाया, aij ग्रेटर देन aij+1। अगर aij ग्रेटर देन aij+1, अगर आपका aij, ये j था मानो, एरे आपकी a है, तो जो aj है आपका वो ग्रेटर देन j+1 है। अगर ये इससे बड़ा है तो इन दोनों को स्वैप कर दोगे। जैसे बड़ा किस केस में आ रहा था, ये इस केस में आ रहा था। अगर aj आपका j+1 से बड़ा है तो इन दोनों को स्वैप कर दोगे। ये यहाँ पे लिख रखा है
कि अगर ये इससे बड़ा है तो टेम्प नाम के वेरिएबल में एजे की वैल्यू लिखी आपने। स्वैपिंग का तरीका यही होता है ना, ये स्वैप करने के लिए यही कोड होता है कि टेम्प नाम में एजे की वैल्यू लिखी, एजे के अंदर एजे प्लस 1 डाला और एजे प्लस 1 में टेम्प डाला कि टेम्प नाम का वेरिएबल था उसके अंदर आपने 20 लिख लिया और जो आपका एजे पॉइंट था उसके अंदर एजे प्लस 1 डाल दिया, मतलब 20 वाली जगह पे आपने 5 डाल दिया और जो आपकी एजे प्लस 1 वाली जगह खाली हो गई थी उसमें आपने टेम्प डाल दिया। ठीक है, आया समझ में? ये स्वैपिंग का तरीका है। फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर दिया, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल था जिसे 1 कर दिया। ठीक है, बाहर आए इफ फ्लैग इक्वल 0 ब्रेक, अगर आपका फ्लैग इक्वल 0 ब्रेक और फिर आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है नीचे कि प्रिंट की रिजल्ट फाउंड एट अ इंडेक्स आई या इंडेक्स जे, जो भी आपने लिखना है, और बस खत्म। ये वाली लास्ट वाली लाइन लिख देनी है कि ये वाली लास्ट वाली लाइन लिख देनी है कि उसे कैसे प्रिंट करवा रहे हो, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से यहाँ से लेके यहाँ तक, और अपनी एरे आपने प्रिंट करवा दी। ठीक है, ये फ्लैग वेरिएबल इनिशियली हमने 0 लिखा था। बस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है बिग O ऑफ n स्क्वायर तीनों केस में। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो डू कमेंट डाउन, नहीं समझ में आया या किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।